आप जो भी बताना चाहते हैं व्यूअर्स को कि किस तरीके से बिना तोड़े फोड़े, तोड़ना फोड़ना एक किसी भी होम ओनर के लिए बड़ा एक पेनफुल इशू होता है जहाँ पे वो रह रहा है कि आप पूरी पूरी उसकी टाइल निकालो, आप पूरा उसका सिस्टम डिसमेंटल करके फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो उसको आप कैसे रियलाइज करवा पाते हो इस ड्रीम को, जो कि नॉर्मली एक बंदे को लगता है कि ये तो एक ड्रीम है कि नहीं हो सकता, मतलब। एक महाशय थे, उन्होंने सपना देखा था कि इंसान उड़ता हुआ कहीं से कहीं ट्रैवल कर पाएगा। तो वो ड्रीम हमने एरोप्लेन के माध्यम से सक्सेसफुल होते हुए देखा और हम सब वो एरोप्लेन की सवारी करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। बिना तोड़-फोड़ वाला वाटर प्रूफिंग भी एक ये इसी तरीके का ड्रीम लोगों को लगता है और वो हम शायद 35 से 40 सालों से हम ये करते आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ समझते हैं कि बाथरूम में या किचन में वाटर प्रूफिंग होती कैसे है। हर चीज़ की एक लाइफ होती है, सेल्फ लाइफ होती है, उसका परफॉर्मेंस लाइफ होता है। तो जब वो परफॉर्मेंस लाइफ आप एक थ्रेशोल्ड पॉइंट के बाद आप जब भी ज़्यादा ही उसको यूज़ कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं पे वो डैमेज होना शुरू होता है धीरे 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 धीरे। तो बाथरूम में मेजरली 3 प्रकार की लीकेजेस होती है। द फर्स्ट लीकेज, सम पीपल यूज द सर्विस कॉल्ड थर्मल इमेजिनिंग, जो थर्मल इंफ्रारेड कैमरा से कुछ स्कैन करके डायग्नोस करके लोगों को बताते हैं सर यहाँ पे पानी दिख रहा है। ये कॉन्सेप्ट हमने सक्सेसफुली 1991 में, शायद आप और मैं पैदा भी नहीं हुए थे उस समय की बात है, हमने तभी क्लाइंट्स को सर्विस करना स्टार्ट किया और तब से लेके आज तक हमने लाखों लाखों की तादाद में हमने इन सॉल्यूशन को लोगों तक पहुंचाया हुआ है। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ऐसी बन गई है कि हमें 2 मिनट में आप वाटर प्रूफिंग करके दे दो, आज किया तो शाम को मेरा पानी बंद नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट। वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूँ ऋषभ जैनी, आपका होस्ट फॉर इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ एपिसोड 6 के अंदर, जो हम लोग एक स्ट्रक्चरल वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट राजा हरिया के साथ कर रहे हैं डिस्कशन। तो उसमें हमने पार्ट 1 में देखा था कि कैसे राजा सॉल्यूशंस देते हैं फॉर रेमेडियल वाटरप्रूफिंग होम ओनर्स को, आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स को उनके प्रोजेक्ट्स में। कैसे उन्होंने टपकती हुई छतों को रोका है, जो पुरानी पुरानी बनी हुई छतें टपक रही हैं, उसके लिए किस तरीके के सॉल्यूशंस दिए हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए उन्होंने कैसे सॉल्यूशंस दिए हैं। और उन्होंने एक छोटा सा ग्लिम्स दिया था जहाँ पे हमने उनको रोक दिया था पार्ट 1 में, अबाउट हिज प्लेग्राउंड विच इज़ द बाथरूम एंड किचन वाटरप्रूफिंग। उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे बिना तोड़े फोड़े हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो राजा भाई, वेलकम टू दिस पार्ट 2। एंड थैंक यू ऋषभ। मतलब अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप जो भी बताना चाहते हैं व्यूअर्स को कि किस तरीके से बिना तोड़े फोड़े, क्योंकि तोड़ना फोड़ना एक किसी भी होम ओनर के लिए बड़ा एक पेनफुल इशू होता है जहाँ पे वो रह रहा है कि आप पूरी पूरी उसकी टाइल निकालो, आप पूरा उसका सिस्टम डिसमेंटल करके फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो हर बंदा चाहता है कि बिना उसके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो उसको आप कैसे रियलाइज करवा पाते हो इस ड्रीम को, जो कि नॉर्मली एक बंदे को लगता है कि ये तो एक ड्रीम है कि नहीं हो सकता, मतलब सब कुछ मेरे को खराब करना पड़ेगा अगर मुझे लीकेज रोकनी है तो। बट उसको आप कैसे रियलाइज करवाते हो? सो जस्ट टेल समथिंग अबाउट इट। सो आई अगेन स्टार्ट विद अ लिटिल स्टोरी कि एक महाशय थे, उन्होंने सपना देखा था कि इंसान उड़ता हुआ कहीं से कहीं ट्रैवल कर पाएगा। तो वो ड्रीम हमने एरोप्लेन के माध्यम से सक्सेसफुल होते हुए देखा और हम सब वो एरोप्लेन की सवारी करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो बिना तोड़-फोड़ वाला वाटरप्रूफिंग भी एक ये इसी तरीके का ड्रीम लोगों को लगता है और वो हम शायद 35 से 40 सालों से हम ये करते आए हुए हैं। अ, सो मैं आपको उसका एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि ये कैसे अचीव करते हैं। सो बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और थोड़ा-सा जुगाड़ ये चीज़ को सक्सेसफुल बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ समझते हैं कि बाथरूम में या किचन में वाटरप्रूफिंग होती कैसे है या फिर वो फ़ेल कैसे होती है। तो जब हम वाटरप्रूफिंग करते हैं, अब सब जानते ही हैं कि नए कंस्ट्रक्शन के अंदर, नए मेसनरी कंस्ट्रक्शन जब भी होते हैं, तो वॉल्स के ऊपर वाटरप्रूफिंग होती है, उसके फ्लोर्स के ऊपर वाटरप्रूफिंग होती है, संकन एरियाज़ में वाटरप्रूफिंग होती है। जिसके बाद पाइपलाइन ले होती है, उसके बाद ब्रिक बेड कोबा या रोड़ी कोबा होता है, उसके बाद कोई फिलर मटेरियल होता है जिससे ग्रेडिएंट्स बनाते हैं और फिर पीसीसी करके टाइल लगा देते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हर चीज़ की एक लाइफ होती है, सेल्फ लाइफ होती है, उसका परफॉर्मेंस लाइफ होता है। तो जब वो परफॉर्मेंस लाइफ आप एक थ्रेशोल्ड पॉइंट के बाद आप जब भी
ज़्यादा ही उसको यूज़ कर लेते हैं तो कहीं न कहीं पे वो डैमेज होना शुरू होता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। तो वो डैमेज की वजह से धीरे-धीरे पानी, वही डैमेज में से पानी धीरे-धीरे घुलना शुरू हो जाता है एंड इट टर्न्स आउट टू बी अ लीक फॉर अ सेल्फ। अगर हम बंगलों में रहते हैं तो खुद के लिए, अगर हम रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ वगैरह में रहते हैं तो नेबर्स के लिए, अपने डाउनस्टेयर नेबर्स के लिए या बाजू वाले नेबर्स के लिए वगैरह के लिए। तो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना डायग्नोस करने के बाद, इतने साइट्स को इंस्पेक्ट करने के बाद हमारे हमारे हमारी टीम दिन भर में तकरीबन 8 से 9 साइट विज़िट करती है और हमारे पास ऐसे 5 लोग हैं एंड अगर मैं ये कैलकुलेशन आप लास्ट 25 साल के डेटा से भी आप करेंगे तो हमारे पास हैंडफुल ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं जहाँ से हम ये डेटा को चेक करते हुए वी आर एबल टू सी द ट्रेंड्स ऑफ द लीकेज, वी आर एबल टू आइडेंटिफाई क्या लीकेज के इश्यूज हैं, हम उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं या उसको फ्यूचर में कैसे ना हो, हम इसके लिए हम एजुकेशन अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे डेटा पॉइंट्स की वजह से हमको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि एक बाथरूम में मेजरली 3 प्रकार की लीकेजेस होती हैं। The first leakage, what the foremost leakage, the basic leakage, what we call is the floor joint leakage. बहुत बार होता यह है कि सरफेसिस के अंदर जब भी पानी का यूसेज होता है तो सीमेंटिशियस सरफेस ज़्यादा वेर एंड टेयर में आती है। टाइल्स जो कि सिरामिक की होती है तो सिरामिक की हार्डनेस ज़्यादा होती है तो उस पर वेर एंड टेयर का इफेक्ट थोड़ा सा कम आता है, बट सीमेंट जाके मॉलिकुलर पार्ट है तो उसके ऊपर ज़्यादा वेर एंड टेयर का इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले वेर एंड टेयर होता है ये जॉइंट, दो टाइल्स के बीच का एक जॉइंट जो सीमेंटिशियस ग्राउट से बना हुआ रहता है। कभी कभार इपॉक्सी, अभी नए अगर कोई बाथरूम बने हुए रहेंगे तो इपॉक्सी ग्राउट से वो फील किया जाता है। तो वहाँ से एक लीकेज की सबसे बड़ी समस्या आती है जो हर कोई लेमैन, अगर हम जब भी किसी प्लम्बर को बुलाते हैं या किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हैं भैया लीकेज हो रहा है, तो वो लाएगा कहीं से मार्केट से कुछ एक डिब्बा ले आएगा जिसके अंदर सफ़ेद कलर का केमिकल होगा, कुछ उसके अंदर सीमेंट मिलाएगा, उसको गोलेगा और वो जॉइंट के अंदर उसको डाल देगा, उसको सील कर देगा। तो 99%, 99, आई एम कॉन्शियसली टेलिंग 99% ऑफ टाइम आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। जो बाकी जो बचे 1% हैं वो इश्यूज इतने क्रिटिकल एंड कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं क्लाइंट्स के लिए कि उन्होंने टाइल तोड़ के कोबा तोड़ के दूसरी बार पूरा बनाना पड़ता है या फिर उनको वो घर छोड़ के बंद करके उनको दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार वो लीकेज उनके ऊपर वाले मंजिल से होता हुआ रहता है और वो किसी अदर ऑक्यूपेंट का रहता है जो कभी कभार कॉपरेट नहीं करना चाहता हुआ होता है क्योंकि उसने घर पे ऑलरेडी अच्छा खासा इंटीरियर पे खर्चा किया हुआ है। वन सेकेंड, उनके घर पे कोई बड़े बुजुर्ग रहते हैं जिनकी तबीयत अच्छी नहीं है तो वो बाथरूम को बंद नहीं कर पाते हैं, या उनके घर पे बच्चे, छोटे बच्चे हैं जिनको कुछ डस्ट एलर्जीज वगैरह हैं जिनकी वजह से भी वो तोड़फोड़ करवाना नहीं चाहते हुए होते हैं। और बहुत बार कुछ लोग मतलब एडमेंटली वो प्रूव करना चाहते होते कि लीकेज हमारे यहाँ से है ही नहीं। ये नॉर्मल सिनारियोज हैं जिसके अंदर हमको काम करना पड़ता है। विद द डेटा पॉइंट अगेन हमने इसके अंदर आइडेंटिफाई करा हुआ कि उसके अंदर दो बेसिक प्रॉब्लम होती हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज द ड्रेनेज इश्यूज, जो पानी टाइल पे जो फर्श के ऊपर गिरा और उसके बाद जो ड्रेनेज में जाता है, वो ड्रेनेज का इशू एक प्रोमिनेंट इशू है। तो वो इशू कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम ऊपर वाले एक नेबर को इतना रिक्वेस्ट तो डेफिनेटली कर सकते हैं कि सर आप फर्श पे पानी ना गिराएं कुछ दिनों के लिए। तो अगर वो कुछ दिनों तक उनके फर्श पे पानी नहीं पड़ता है तो कोई ड्रेनेज में पानी नहीं आता है। तो अगर ड्रेनेज में पानी नहीं आ रहा है और लीकेज ग्रेजुअली बंद हो रहा है तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि ड्रेनेज का इशू है या था, अभी उनको उसको एड्रेस करना है। ये हो गया पार्ट 1। और पार्ट 2, बहुत बार ये करने के बाद भी नीचे वाले क्लाइंट को टप 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 पानी गिरता हुआ समझ में आता है, उसका सॉल्यूशन ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं। वो केस में वो इशू हम पकड़ते हैं कि वो कंसील्ड सर्विस लाइन का इशू है, या फिर जो पानी की लाइन जो अब आ रही पानी की टंकी से नीचे अपने बाथरूम तक या अपने किचन तक आ रही है, वहाँ का इशू है। और वो पर्टिकुलर चीज़ को हम आइसोलेट करके उसको सर्विस करते हैं। तो बाथरूम वाटर प्रूफिंग बिना तोड़फोड़ इस मोड्स ऑफ ऑपरेंडी से, इस थियरी ऑफ साइंस से होती है। इसके अंदर बहुत लोग बहुत तरीके के जुगाड़ करते हैं। अभी के दिनों में इनवेसिव मेथड्स भी बहुत सारे आ चुके हैं टू आइडेंटिफाई, टू डायग्नोस। सम पीपल यूज द सर्विस कॉल्ड थर्मल इमेजिनिंग, जो थर्मल इंफ्रारेड कैमरा से कुछ स्कैन करके डायग्नोस करके लोगों को बताते हैं सर यहाँ पे पानी दिख रहा है,
बट मैं लोगों को बताता हूँ सर, थर्मल कैमरा एक डिवाइस है जो आपको एनेबल करता है सरफेस के पीछे मॉइस्चर है या नहीं। पानी ऐसा है कि 3 तरीके से ट्रैवल करता है। हम्म। एक होता है कंडेंसेशन, दूसरा होता है ट्रांसपोजिशन कि एक मीडिया से दूसरे मीडिया में गया, और दूसरा खुद पानी अगर कहीं पे उसको सुरंग, छोटी सी सुरंग जैसे भी मिल गई, जगह मिल गई, तो वहाँ से ट्रैवल करता है। अब थर्मोग्राफी के अंदर आपको ये तीनों चीज़ नहीं दिखाई देती है। कंडेंसेशन शायद दिखाई दे, बहता हुआ पानी शायद दिखाई दे, पर मीडिया ट्रांसफ़र आपको नहीं दिखाई देता है। और मोस्ट केसेस में मीडिया ट्रांसफ़र होता रहता है कि मीडिया ट्रांसफर क्या होता है एग्जैक्टली? मीडिया ट्रांसफ़र एक ऐसा चीज़ है कि अगर ब्रिक है, ब्रिक को अगर मैं पानी में रख रहा हूँ तो ब्रिक तक ही वो पानी ट्रांसफ़र होगा। हम्म। ब्रिक पूरी गिल्ली हो जाएगी, उसके बाद पानी वहीं का वहीं वापस चला जाएगा। ओके। बट हमारी ब्रिक के ऊपर एक छोटा सा मोर्टार रहता है, हम्म। उसके ऊपर वापस दूसरी ब्रिक आ जाती है। हम्म। तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू नीचे से पानी एक ब्रिक को ऊपर ले आता है। वो ब्रिक की सतह, टॉप सरफेस जब भी सेचुरेट हो जाती है तो आपका जो मोटर होता है वो मोटर पानी पकड़ना शुरू कर देता है। वो मोटर धीरे धीरे ऊपर वाली ब्रिक को पानी पास ऑन करता है, और इस तरीके से मीडिया ट्रांसफर से पानी आपका एक जगह से दूसरी जगह पे जाता रहता है। हम बहुत बार इसे डेम्पनेस भी कहते हैं, बहुत बार इसे हम मॉइस्चर भी कहते हैं। हम्म। तो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग ऋषभ, कि हम जब ये चीज़ों को देखते हैं तो कंसिल सर्विस लाइन में जो इशू आते हैं वो लोगों के समझ के परे हैं। बहुत बार हम भी एज अ एक्सपर्ट, हम भी बहुत बार वो चीज़ में मार खा जाते हैं। हमें भी डायग्नोस करने में हमें भी डिफ़िकल्टीज आती हैं। ये तीनों चीज़ों का जब भी हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक इनवेसिव वाटरप्रूफिंग या बिना तोड़फोड़ वाली वाटरप्रूफिंग का एक कॉन्सेप्ट हम क्लाइंट को सर्विस करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने सक्सेसफुली 1991 में, शायद आप और मैं पैदा भी नहीं हुए थे उस समय की बात है, हमने तभी क्लाइंट्स को सर्विस करना स्टार्ट किया हुआ था। अच्छा। और तब से लेके आज तक हमने लाखों लाखों की तादाद में हमने इन इन सॉल्यूशन को लोगों तक पहुंचाया हुआ है। वेरी नाइस। तो इसके अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर किस टाइप के सॉल्यूशंस, अगर कोई पाइप लीक कर रही है, अगर कोई जो कोर कट्स होते हैं जहाँ से पाइप इंसर्ट होती है कंक्रीट के अंदर, वहाँ से लीक कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप कैसे उसको सॉल्व कर पाते हो सॉल्यूशन को? क्योंकि क्या वो चीज़ आपके स्कोप के अंडर आती है या वो किसी और के स्कोप के अंडर होती है जिसके लिए आपको बुलाया जाता है? हाउ डू यू सॉल्व दैट? सो ऋषभ, बेसिकली एक बार घर बन जाता है और उसके बाद कहीं से भी पानी आया तो वाटरप्रूफर को मतलब फ़ोन करके, ईमेल दे के, गाली दे के भी बुलाया जाता है, भाई आ जा, पानी आ रहा है, पानी बंद कर दे। चाहे वो प्रॉब्लम वाटरप्रूफर का हो, चाहे एसी वाले ने वो इशू क्रिएट किया हो, चाहे प्लम्बर का इशू क्रिएट हुआ हो, क्या चाहे किसी सिविल सर्विसेज वाले का इशू क्रिएट किया हुआ हो। हमने ऐसे भी देखे, जैसे आपने बताया कोर कट एक वर्ड यूज़ किया, तो कोर कट करने के बाद उसमें से प्लम्बिंग लाइन भी डाली हुई है, वही लाइन में से एसी की कॉन्ड्यूट भी डाली हुई है, और वहीं से इलेक्ट्रिक की लाइन भी डाली हुई होती है। किस में से पानी आ रहा है वो आइडेंटिफाई करना बहुत ही टास्क बन जाता है, स्पेशली इन केस ऑफ कोर कट। ऐसा है कि वो स्कोप तो हमारा नहीं बनता है, बट येस, एज अ होलिस्टिक सॉल्यूशन हम जब भी देखते हैं तो हमें ही एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें वो उसको टेक केयर करना होता है। जब भी इस तरीके की कोई इशू आती है तो हमारा सिंपल अप्रोच ये रहता है कि डायग्नोसिस, इंस्पेक्शन, उसके बाद हम क्लाइंट को हमारी एक्सप्लेनेशन जो भी होती है वो हम क्लाइंट को सर्विस कर देते हैं, बता देते हैं कि सर हमारी डायग्नोसिस ये रही है और हमें ये स्टेप ऑफ एक्शंस लेने होंगे इन अ पीरियोडिक मैनर टू एनेबल एंड चेक वेदर दिस इश्यूज आर स्टिल एग्जिस्टिंग और दिस इश्यूज आर रिजॉल्व। तो राजा भाई, जैसे अगर आपको किसी साइट से कोई फ़ोन आता है, किसी घर से फ़ोन आता है कि यार हमारे यहाँ से लीकेज आ रही है, हमारे बाथरूम में लीकेज आ रही है, चाहे वो बाथरूम की छत से आ रही हो, ऊपर किसी और का फ्लैट हो वहाँ से आ रही हो, या या कोई भी और जगह से किसी किसी पॉइंट पे डैम्पनेस का इशू आ गया या कुछ आ गया, तो जब आपको बुलाते हैं साइट पे तो आपकी टिपिकल अप्रोच क्या रहती है? स्टेप बाय स्टेप अगर मैं बात करूं, क्या टाइम फ्रेम्स रहते हैं कि क्या आपकी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रहती है उसको टैकल करने के लिए, सॉल्यूशन देने के लिए? तो अप्रोच यूजुअली साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक का मतलब ये होता है कि आप हर हर चीज़ को सबसे पहले बारीकी से समझ लें, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर लें, एनालाइज करें कि वो इश्यू क्या है।
इट्स अगेन अ डॉक्टर अप्रोच। डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर ही हमको ही सवाल करते हैं, भैया आपको बुखार आ रहा है, अच्छा कब से आ रहा है, 2 दिन से आ रहा है, तो 2 दिन पहले आपने कुछ बाहर का खाना खाया हुआ था, कहीं पे बाहर ट्रैवल किया हुआ था, कुछ स्ट्रेसफुल काम किया हुआ था, कुछ ज़्यादा ही एक्सर्शन किया हुआ था, मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा हो गई होती हैं। और डॉक्टर हमारे इनपुट्स पे से, हम जो इनपुट डॉक्टर को फेड करते हैं उसके बेसिस पे से वो कुछ उसके कंक्लूजन्स बनाते हैं। सेम वे हम जब भी कोई हमें क्लाइंट हमें कॉल करता है कि भैया हमें यहाँ यहाँ पे लीकेज के इश्यूज आइडेंटिफाई हुए हैं, आप प्लीज़ आके उसको एड्रेस करने की कोशिश करिए करके, तो हमारी कुछ एक प्री सेट ऑफ क्वेश्चनर है। हम क्लाइंट के साथ जब भी हम साइट पे जाते हैं, हम जब भी साइट पे जाते हैं तो क्लाइंट को हम वो पर्टिकुलर क्वेश्चन हम पूछते हैं कि सर जी आपको ये इशू कभी आ रहा है, कब से आ रहा है, सिर्फ बारिश में आता है या बिना बारिश आता है, अगर बारिश में आ रहा है तो इज देयर एनीथिंग यू हैव डन आफ्टर द स्ट्रक्चर मॉडिफाइड आफ्टर द स्ट्रक्चर इज बिन बिल्ड जिसकी वजह से आपको ये इशू आता हो, या शुरुआत से इशू आ रहा है। वो बोलते हैं नहीं सिर्फ बारिश में नहीं आ रहा है, हमें बिना बारिश भी इशू आ रहा है, तो हमारी डायग्नोसिस अप्रोच उस चेंज हो जाती है। तो बेसिकली हमने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जिसमें येस नो कंडीशंस के बेसिस पे हमारा फ्लो मूव होता है, एंड एट द एंड एक कंक्लूसिव हमारा, हमको जो डायग्नोसिस करने के लिए जो इनपुट्स चाहिए वो हम क्लाइंट के पास से ले लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट इनपुट, इन टर्म्स ऑफ साइट इंस्पेक्शन, इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट के साइट ड्राइंग्स होते हैं, उस पे से भी हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड लास्ट एज बिल्ट स्ट्रक्चर कंडीशन। क्योंकि क्या होता है कि स्ट्रक्चर जब भी बनता है, ज़रूरी नहीं है कि आप वही स्ट्रक्चर को 25 साल तक वैसे के वैसे ही रखें। जनरेशन अगर चेंज हो गई, यूज़ चेंज हो गया, पिकुलर यूज़ चेंज हो गया, तो आप वो बेडरूम को आप स्टोर रूम भी बना सकते हो, या स्टोर रूम पहले स्टोर रूम की तरीके से प्लान किया होगा, अगर आपकी फैमिली बढ़ रही है तो आप उसको बेडरूम में भी कन्वर्ट कर देते हो, तो यूज़ केस चेंज हो जाता है। आपने कुछ मॉडिफिकेशन करे हुए रहते हैं, पुरानी लाइन यहाँ पे नहीं थी, एसी को डालने के लिए आपने वहाँ पे कोर कट किया हुआ रहता है, इलेक्ट्रिकल लाइन नहीं थी यहाँ पे, तो उसको खींचने के लिए आपने कुछ वहाँ से कुछ होल्स वगैरह पास किए हुए रहते हैं। तो वो केसेस में ये सब इनपुट लेके हम कंक्लूजन पे आते हैं कि सर यहाँ पे ये इशू है, इस तरीके से हम काम, हमें ये चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा, एंड हम आपको सोल्यूशन दे पाएंगे। जी, गॉट इट। तो आपने सबसे पहला स्टेप बताया कि आप सारा आपने एक टाइम फ्रेम बैठ के क्लाइंट के साथ बनाया, उनकी सारी प्रॉब्लम डायग्नोस करके। अब जब डायग्नोस कर लिया उसके बाद आप टिपिकली जो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से एक घर में कितना टाइम लगता है उस सॉल्यूशन तक पहुंच के उनको वापस हैंड ओवर करने के, कि वो आराम से लेजर से रह सके अब? सो हम जो सोल्यूशन यूजुअली क्लाइंट को प्रपोज करते हैं, एक रेसिडेंशियल अगर मैं घर की बात कर रहा हूँ, तो हमारी टिपिकल सोल्यूशन एट द एंड ऑफ द डे वो पर्टिकुलर एरिया हम सर्विस करके वापस दे देते हैं। तो आप मान के चलिए कि अगर मॉर्निंग में हम सवेरे हम अगर स्टार्ट करते हैं 10, साढ़े 10, 11 बजे, तो हम क्लाइंट को एरिया वापस हैंड ओवर दे देते हैं 4:30, 5, 6 बजे, लेटेस्ट 6 बजे तक। अच्छा। तो क्लाइंट के लिए सबसे ज़्यादा कंफर्ट बन जाता है इनकन्वीनियंस ना होने का। अगर मैं क्लाइंट को बोलूँगा कि सर हमको आपको ये पर्टिकुलर एरिया में काम करने के लिए 1 दिन का समय लगेगा, तो उनके लिए वो कंफर्टिंग हो जाता है, 1 दिन कोई भी मैनेज कर लेगा, थोड़ा आगे पीछे करके। बट अगर आप वही चीज़ आप तोड़-फोड़ करके करने की कोशिश करोगे, एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम डिस्कस केस टू केस कंपेयर करें, तो तोड़ने के लिए 1 दिन लग जाता है मोटा-मोटा, या 2 दिन लग जाते हैं। अगर आपकी साइट थोड़ी-सी बड़ी हो तो 2 दिन लग जाते हैं। उसके बाद आपको डेब्रिस क्लियर करने में 1 आध दिन लग जाता है। उसके बाद आपको सरफेस प्रिपरेशन करने के लिए आपको 1 आध 2 दिन लग जाते हैं। उसके बाद आप फर्स्ट कोट करते हैं। एग्जांपल हम टिपिकल बिल्टअप की अगर हम बात करते हैं बाथरूम वाटरप्रूफिंग के, तो फर्स्ट कोट करके आपको उसको 12 घंटे का एयर क्यूरिंग देना पड़ता है। सेकंड कोट मतलब 12 घंटा, मतलब आपका दिन खत्म हो गया तो आपको नेक्स्ट डे आके काम करना होगा। उसके बाद आप पॉन्ड टेस्ट करके क्लाइंट को वेरीफाई करवा लेंगे, सर हमारे काम में कहीं पे डिफेक्ट नहीं है, आप प्लीज़ आप ये चीज़ को वेरीफाई कर लो। पॉन्ड टेस्ट भी हमारा 3 से 4 दिन का यूजुअली होता है एज़ पर आईएएस गाइडलाइंस। ये सब मिला के मोटा-माटी अगर हम देखते हैं तो एक क्लाइंट का बाथरूम टूटने से बनने तक 20 से 22 दिन का समय लगता है। तो तकरीबन आप मोटा-मोटा महीना भर ही पकड़ लो, क्योंकि संडेज़ के दिन बहुत सारी जगहों पे आपको काम करने नहीं मिलता है। क्लाइंट खुद भी बोलता है भाई संडे के दिन हमें छोड़ दीजिए, हमें भी हमारी एंटरटेनमेंट, हमारे लीजर्स करने होते हैं। वर्सेस हमारा काम 1 दिन में हम कंप्लीट करके बाहर निकल जाते हैं। ये हो गया टाइम फ्रेम ऑफ द वर्क। अब मैं आपको बताऊंगा टाइम फ्रेम ऑफ द सॉल्यूशन रेंडर्ड। अगर हम कुछ भी सॉल्यूशन करते हैं वाटरप्रूफिंग के रिगार्डिंग या लीकेज के रिगार्डिंग, इशू ये होती है, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन होती है आपने अभी काम करा, मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। लो पहले पहले कॉफ़ी बनाने को वक्त लगता था, नूडल्स बनाने को वक्त लगता था, तो मार्केट में आ गई 2 मिनट वाली नूडल्स, फिर आ गई इंस्टेंट कॉफ़ी। तो हम है ना बहुत तेज़ जा रहे हैं।
तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ऐसी बन गई है कि हमें अब 2 मिनट में आप वाटर प्रूफिंग करके दे दो, आज किया तो शाम को मेरा पानी बंद हो जाना चाहिए। पर मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि वो पानी को बंद तो इंस्टेंट पानी बंद हो गया है, वो जो ऑलरेडी जो बिल्टअप है, आपके स्लैब है, आपके टाइल्स के जो नीचे जो पीसीसी है, उसमें जो पानी घुस चुका है, वो पानी जब तक ड्रेन नहीं होगा तब तक आपकी नमी या आपकी पानी टपकने की इशू आपकी आती रहेगी। तो वंस द सॉल्यूशन इज रेंडर्ड, एक बार काम हो गया है, उसके बाद तकरीबन आपको 20 से 22 दिन आपको वेट करना होता है वो पानी बंद करने के लिए। इस दौरान कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन होती है, ऑब्जर्वेशन वाली सिचुएशन होती है। इंटरेस्टिंग। तो इससे लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो अगर एक कंसल्टेंट, एक एक्सपर्ट आता है तो व्हाट काइंड ऑफ टाइम फ्रेम यू कैन एक्सपेक्ट, कि अगर आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए तो इतना एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन लेके चलनी चाहिए कि हाँ इतना टाइम में मेरे को हैंड ओवर हो जी, सकता है। कोई कोई चीज़ हो सकती है जो कि एकदम ही नॉन इन्वेसिव हो, जिसके अंदर आपको कुछ डिसमेंटलिंग ना करनी पड़े, तो वो आप कह रहे हो कि 1-2 दिन के अंदर भी वो आप करके हैंड ओवर कर यस, देते हो। यस, यस। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो जब आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहे हो, एक टिपिकल टाइम पे आप कितनी साइटें आपकी चल रही होती हैं? अगर मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछूं, आज की डेट में कितनी साइटें चल रही होती हैं एक पॉइंट पे? सो एज ए एनालिसिस अगर मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल हमारा रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एनी एनी पॉइंट ऑफ टाइम, हमारे पास पैरेलली 18 से 20 साइट चलती होती हैं एक दिन की, पर डे बेसिस पे। एंड अगर हम मैं सम करूँ, क्योंकि जब तक साइट हमारे लिए साइट कंप्लीट तब तक नहीं होती जब तक क्लाइंट के लिए प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो गया, डैम्पनेस ज़ीरो नहीं हो गई है। जी। तो अगर मैं यूज़ केस की बात करूँ तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो आप ये मोटा माटी पकड़ लो कि एक एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इतनी साइट हमारे पास हमारे रिकॉर्ड्स में ऑन रहती हैं। ओके, ओके। तो आई एम श्योर कि इनको मैनेज करना भी एक पूरी साइंस होगी। मतलब दिस इज़ नॉट समथिंग दैट एनीवन कैन जस्ट वेक अप वन डे एंड स्टार्ट डूइंग। इसके पीछे भी पूरी साइंस होगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक हो गया। सो मैं उसको थोड़ा सा और कॉमिक वे में अगर मैं बताना चाहूँ तो ये गवर्नमेंट चलाने से भी थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट चलाने के लिए जैसे ही जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट में जब जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं, तो वैसे ही हमें एक क्लाइंट के पास जाने के लिए हमें 3 क्लाइंट के पास जाना पड़ता है। एक सबसे पहले सोसाइटी, अगर मैं घर की सोसाइटी के अंदर अगर कुछ घर है तो उसकी अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहला होता है सोसाइटी की परमिशन लेनी होती है, फिर क्लाइंट की खुद की परमिशन लेनी होती है, और जो नेबर जहाँ से लीकेज हो रहा है या जिसको लीकेज हो रहा है उनकी परमिशन लेनी होती है। तो हम भी टेबल टू टेबल, ह्यूमन टू ह्यूमन, हम भी सर्कुलेट होते रहते हैं। तो यस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ टास्क इन दिस पर्टिकुलर सच काइंड ऑफ एक्टिविटी, नॉट जस्ट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। हम अब कोई भी प्रोजेक्ट की अगर आप बात कर लो, अगर एक इंटीरियर डिज़ाइन का प्रोजेक्ट भी ले लो या आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट भी ले लो या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी ले लो, तो इटसेल्फ इज अ, दे आर इन देमसेल्फ आर अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यस। सो ये टॉपिक तो अगेन दिस इज़ अ टॉपिक दैट इन इटसेल्फ हैज़ अ लॉट ऑफ डेप्थ, और आपके पास इतना एक्सपीरियंस है इसको मैनेज करने का, तो आपके सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस क्या हैं इसको समझने के लिए आई थिंक हम लोग पार्ट 3 में वो चीज़ कवर करेंगे। एंड पार्ट 2 में आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बाथरूम्स, किचन्स को कैसे बिना तोड़-फोड़ करे, कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, तो हमारे व्यूअर्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस पार्ट 2 के अंदर। एंड वी विल बी बैक इन पार्ट 3 सून, जिसके अंदर हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से एक वाटरप्रूफर कैसे इतनी सारी साइट्स को मैनेज करता है, हम उसको समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पार्ट 2।